ह्यूमिडिटी के विषय में पढ़ेंगे, आर्द्रता पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल में जो जलवाष्प प्रेजेंट है उसी को वायुमंडल के आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब होता क्या है कि हर तापमान पर वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चलती रहती है और वायुमंडल में जलवाष्प की आपूर्ति होती रहती है। यही जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको जलवाष्प कहते हैं। एनसीईआरटीज के किताबों में लिखा गया है वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। अब क्या है कि जो जलवाष्प है वो दृश्य कहाँ होगी? तो गैस है ना, गैस तो दिखती नहीं। अगर गैस रंगहीन गंधहीन है, अगर में उपस्थित जलवाष्प को, या आप अदृश्य जलवाष्प लिख लेंगे, कोई उससे गड़बड़ नहीं होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं, या वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता का स्रोत क्या है? आर्द्रता के जो सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, उसको मुख्य रूप से हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया वाटर बॉडीज, जल स्रोत। जल स्रोत में सागर, महासागर, सागर, झील, तालाब, पोखर, नदियां, ये सब वाटर बॉडीज हैं। इन जल स्रोतों द्वारा हर तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी, बहुत लोग सोचते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग स्टार्ट हो रहा है ना, क्वथन स्टार्ट हो रहा है, क्वथन, बॉइलिंग। वाष्पन की प्रक्रिया हर तापमान पर चलती रहती है, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी। आप जानते ही हैं कि कोई भी जल स्रोत है तो उसके अंदर जो जल के कण होंगे वो क्या होता है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टकराने से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ती है उसकी वजह से क्या होता है, सरफेस पर आ जाते हैं, और जब उनकी ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है तो सरफेस को छोड़ करके वायुमंडल में चले जाते हैं ना। जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर आ जाते हैं, अंदर से जल के स्वतंत्र पृष्ठ पर आ जाएंगे, और ऊर्जा उनकी और अधिक हो गई तो वो वायुमंडल में बाहर चले जाएंगे। यही प्रक्रिया वाष्पन है। तो वाष्पन की प्रक्रिया हर तापमान पर होती रहती है और इससे वायुमंडल में आर्द्रता की आपूर्ति होती रहती है। जो भी ग्लेशियर्स हैं, दूसरा स्रोत हो गया ग्लेशियर्स। जितनी भी हिमालय हैं, हिमटोपिया हैं, उनसे भी वाष्पन की प्रक्रिया आपने देखा होगा कि होती रहती है और वायुमंडल में जलवाष्प की आपूर्ति होती है। वनस्पतियों से क्या होता है? लिविंग बींग्स, वनस्पतियों, वेजिटेशंस एंड अदर क्या हो जाता है? एंड अदर लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स, उसमें सभी जंतु भी आ जाएंगे। जंतु और वनस्पतियों से क्या होता है? वनस्पतियों में जो पत्तियां होती है, पत्तियों के नीचे स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चलती रहती है। मेसोफाइट्स जो होते हैं, समोद्भिद, सामान्य मैदानों में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उगने वाले जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, वो अगर 100 लीटर जल को अवशोषित करती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल 1 लीटर जल को यूटिलाइज करती हैं और 99 लीटर जल को क्या कर देती हैं? वाष्पोत्सर्जित करती हैं। अर्थात पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा जितना भी जल अब्जॉर्ब करते हैं उसका 99% वाष्पोत्सर्जित करते हैं, केवल 1% प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग में लाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती रहती है वनस्पतियों द्वारा। और जो लिविंग बींग्स हैं, जंतु हैं, उनके भी शरीर से परस्पिरेशन होता है, पसीना निकलता रहता है और वाष्पित होकर के वायुमंडल में पहुंचता रहता है। हम लोग बोल रहे हैं, इस प्रक्रिया में भी जलवाष्प निकल रही है, बोलने की प्रक्रिया में भी जलवाष्प निकल रही है और वायुमंडल में विलीन हो रही है, वायुमंडलीय आर्द्रता को भी बढ़ा रही है। तो ये भी वायुमंडलीय आर्द्रता के स्रोत हो गए। चौथा स्रोत है वायुमंडलीय आर्द्रता का सॉइल्स, मृदाएं। भूपटल पर और सरफेस पर जो मृदाएं हैं उनसे क्या होता है? मृदाओं से वाष्पन होता है कि वाष्पोत्सर्जन? क्या होता है? मृदाओं से वाष्पन नहीं होगा, मृदाओं से वाष्पोत्सर्जन होता है। आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है मृदाएं सजीव हैं कि निर्जीव, तो आप कृषि विज्ञान में मृदाओं को सजीव मानते हैं। मृदाओं का ही जैसे जीव जगत का जन्म होता है, उसकी लाइफ साइकिल चलती है, जीवन एक लाइफ स्पैन होती है, फिर वो डेड हो जाता है, ऐसे ही मृदाओं का भी सृजन होता है, निर्माण होता है, फिर उनका लाइफ स्पैन चलता है, फिर मृदाएं डेड होती हैं, उनको फिर से रिसाइकिल भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मृदाओं को क्या करते हैं? सजीव की तरह ट्रीट किया जाता है और मृदाओं से वाष्पन नहीं, वाष्पोत्सर्जन होता है।
तो ये है वायुमंडलीय आर्द्रता के प्रमुख स्रोत। जल स्रोत है, हिमानियां है, वनस्पत तथा अन्य जीव जंतु हैं और मृदाएं हैं। ये वायुमंडलीय आर्द्रता के स्रोत हो गए। अब वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किससे करते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता के मापन के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को हिंदी में आर्द्रता ग्राही यंत्र भी कह देते हैं। आर्द्रता ग्राही यंत्र, लेकिन एग्जाम में विकल्प में नहीं रहेगा कि आर्द्रता का मापन किस यंत्र से करते हैं, भूकंप मापी यंत्र, आर्द्रता ग्राही यंत्र, और ऐसे विकल्प रहेगा तो आप जान जाएंगे भूकंप मापी यंत्र से भूकंप मापते होंगे, आर्द्रता ग्राही यंत्र से आर्द्रता नापेंगे। तो वो स्पेसिफिक टर्म रहता है सिस्मोग्राफ, और क्या रहेगा, और यहाँ पर हाइग्रोमीटर रहेगा। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता का मेजरमेंट करते हैं। और हाइड्रोमीटर भी एक होता है। हाइड्रोमीटर जल की गहराई मेजर करता है ना। हाइड्रोमीटर कक्षा 3, 4, 5 में पढ़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 की क्लास में बीजीके की किताबों में रहता है कि हाइड्रोमीटर जल में गहराई मेजर करने के लिए है, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता का मेजरमेंट करता है। अब आर्द्रता का मापन के कई तरीके हैं, या आर्द्रता के कई प्रकार भी कर सकते हैं आप। आर्द्रता का प्रकार पूछा जाए या मापन के तरीके पूछा जाए तो ये मुख्य रूप से 3 हैं। एक तो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, और तीसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता का अर्थ क्या है? वायुमंडल के वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर मीटर और पर सेंटीमीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहेंगे? वायुमंडल के निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। वायुमंडल के एकांक आयतन, चाहे वो प्रति घन मीटर में आप मेजर करिए या प्रति घन सेंटीमीटर में मेजर करिए, क्यूबिक मतलब घन ना, प्रति घन सेंटीमीटर या प्रति घन मीटर, तो एकांक आयतन में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होगी उसे भी वायुमंडल की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का एग्जाम देंगे तो निरपेक्ष आर्द्रता की हिंदी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की हिंदी निरपेक्ष आर्द्रता नहीं मिलती है, कुछ और ऐसे डिफिकल्ट टर्म्स मिलते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, इसका दूसरी हिंदी मिलेगा। निरपेक्ष आर्द्रता की जगह पर कोई दूसरा टर्म मिलता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के लिए। तो क्या होगा कि अगर कोई वायुमंडल का नमूना है, मान लीजिए यही वायुमंडल का एक नमूना है, अब इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई या गहराई इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन 1 गुणे 1 गुणे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 बार हो गया तो 1 घन सेंटीमीटर हो गया। तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन लिया वायुमंडल का, कोई 1 घन सेंटीमीटर आयतन लिया, अगर इसमें 50 ग्राम जलवाष्प है तो आप कहेंगे कि वायुमंडल के इस नमूने के निरपेक्ष आर्द्रता कितनी हो गई? 50 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 50 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यही निरपेक्ष आर्द्रता हो जाती है। अब निरपेक्ष आर्द्रता का अगर हम लोग वितरण पढ़ें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम लोग क्षैतिज वितरण, पहला क्षैतिज वितरण, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण में पहला पॉइंट है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ेगा कि घटेगा? निरपेक्ष आर्द्रता का मान सामान्यतः घटता जाता है ना, निरपेक्ष आर्द्रता का मान घटता जाता है भूमध्य रेखा से ध्रुव, सामान्यतः। कई जगह इसके एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगे भाई। अब 21 जून की स्थिति अलग हो जाएगी ना, 22 और 23 दिसंबर की स्थिति अलग हो जाएगी, लेकिन सामान्य दशा में क्या होता है, जब विषुव की स्थिति होती है 21 मार्च और 23 सितंबर पर, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत आपतित होती हैं, जो इक्विनॉक्स की दशा है, उस दशा में क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में निरपेक्ष आर्द्रता का मान लगातार घटता जाएगा। क्यों लगातार घटता जाएगा? क्योंकि तापमान घटता जा रहा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। तापमान घटने के साथ वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की दर घटेगी। वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की दर घटेगी तो वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाएगी, और वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है उसे ही वायुमंडल की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कह रहे हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कह रहे हैं।
और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। इससे वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आती है और इसी कारण वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है और जो एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है उसी को ही वायुमंडल की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो क्षैतिज वितरण का पहला पॉइंट हो गया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुमंडल में निरपेक्ष आर्द्रता के मान में लगातार गिरावट आती है। अब आप बताइए क्षैतिज वितरण का दूसरा पॉइंट है, महासागरों के ऊपर के वायुमंडल में अधिक जलवाष्प होगी कि महाद्वीपों के ऊपर के वायुमंडल में अधिक जलवाष्प होगी? महासागरों के ऊपर के वायुमंडल में अधिक जलवाष्प होगी। तो महासागरीय वायुमंडल से महाद्वीपीय वायुमंडल की ओर बढ़ने पर, महासागरीय वायुमंडल से महाद्वीपीय वायुमंडल की ओर बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता का मान घटता जाएगा, या महाद्वीपीय वायुमंडल से महासागरीय वायुमंडल की ओर बढ़ने पर महाद्वीपीय वायुमंडल से, अब क्या हो गया, महाद्वीपीय वायुमंडल से महासागरीय वायुमंडल की ओर बढ़ने पर क्या हो जाएगा, निरपेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ता जाएगा ना। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में निरपेक्ष आर्द्रता कम हो गई, महाद्वीपों के तटीय भागों में निरपेक्ष आर्द्रता और बढ़ गई और महाद्वीपों और महासागरों के ऊपर के वायुमंडल में निरपेक्ष आर्द्रता और बढ़ गई, अर्थात एकांक आयतन में उपस्थित वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई। तो ये क्षैतिज वितरण के 2 पॉइंट हो गए। और दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। अगर निरपेक्ष आर्द्रता का ऊर्ध्वाधर वितरण देखा जाए तो आप जानते हैं कि जलवाष्प का स्रोत क्या है, भूपटल पर ही जो वनस्पतियां हैं, भूपटल पर ही मृदा है, भूपटल पर ही जंतु जगत है और भूपटल पर ही क्या है, वाटर बॉडीज हैं, जल स्रोत। जो आर्द्रता के जितने भी आपने स्रोत लिखा है, सोर्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी, ये सब सोर्स कहाँ पर है, भूपटल पर है। तो इसलिए भूपटल से वायुमंडल में ऊपर बढ़ने के साथ एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा घटती ही जाएगी, अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में तेजी से गिरावट आती है ना। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में तेजी से गिरावट आती है। यह वायुमंडल, यह निरपेक्ष आर्द्रता का कैसा वितरण हो गया, लंबवत वितरण हो गया या ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर अगर वायुमंडल में हम लोग जाते हैं और निरपेक्ष आर्द्रता को मेजर करेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मेजर करेंगे, अर्थात एकांक आयतन में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को मेजर करेंगे तो वह मात्रा घटती चली जाएगी ना। ये निरपेक्ष आर्द्रता का वितरण हो गया। इसके बाद दूसरा टॉपिक है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता क्या है, वायुमंडल के एकांक द्रव्यमान में, वायुमंडल के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडल की विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वायुमंडल के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। सामान्यतः विशिष्ट आर्द्रता का मापन जब करते हैं तो क्या करते हैं, विशिष्ट आर्द्रता के मापन में वायुमंडल का कितना लेते हैं द्रव्यमान, वायुमंडल का कितना या भार लेते हैं, तो 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार लिया जाता है। वायुमंडल के 1 किलोग्राम, जनरली पर किलोग्राम भार में सामान्य जो वैज्ञानिक मेजर करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को, तो 1 किलोग्राम भार में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को मेजर करते हैं विशिष्ट आर्द्रता के लिए। तो होता क्या है कि अब देखिए वायुमंडल का कोई नमूना हमने ले लिया, वायुमंडल का कोई नमूना लिया तो वायुमंडल के इस नमूने में क्या होगा, गैसें होंगी, जलवाष्प भी गैस के रूप में विद्यमान होगा, धूल के कण होंगे, स्नो पार्टिकल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस हैं। तो वायुमंडल का कोई भी नमूना हम लोग ले रहे हैं तो उसमें जलवाष्प भी है और गैसें, अन्य गैसें भी हैं। जलवाष्प के अलावा जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसें भी हैं, धूल के कण भी हैं। तो क्या करते हैं कि अगर वायुमंडल का एक नमूना लिया तो इसका 1 किलोग्राम भार मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं, 1 kg वेट, 1 किलोग्राम भार, तो इसमें क्या करेंगे, जलवाष्प को निकाल करके तौलेंगे विशिष्ट आर्द्रता के मापन के लिए, कि जलवाष्प को इसमें लेते हुए तौलेंगे, जलवाष्प को इंक्लूड करते हुए तौलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वायुमंडल के किसी नमूने की विशिष्ट आर्द्रता ज्ञात करनी है तो वायुमंडल के उस नमूने में जो जलवाष्प प्रेजेंट है उसको निकाल लें और वायुमंडल के उस नमूने को तौल लें और फिर जलवाष्प को अलग तौल लें और जलवाष्प कितनी प्रेजेंट है डिवाइडेड बाई कितना उसका शुष्क भार था, वायुमंडल का जो शुष्क भार था उससे डिवाइड करके विशिष्ट आर्द्रता निकालें तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विशिष्ट आर्द्रता निकालने के लिए क्या करते हैं, वायुमंडल जिस भी रूप में है
उस वायुमंडल का ले लिए, गुब्बारे में भर लिया, यही कि वायुमंडल का निकालना है, यही कि वायु को गुब्बारे में भर के तौल लिया। और फिर इसमें क्या हो गया, वायु का भार ले लिया ना, वायु का भार ले लिया और फिर इसमें जो जलवाष्प प्रेजेंट है उसको तौल लिया। मान लीजिए कि 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम वायुमंडल है और उसमें उपस्थित जलवाष्प, जैसे टोटल वेट है वायुमंडल का 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम और उसमें उपस्थित जलवाष्प है 500 ग्राम, तो वायुमंडल के उस नमूने की विशिष्ट आर्द्रता कितनी हो जाएगी, 500 ग्राम प्रति किलोग्राम हो जाएगी। अर्थ ये है कि विशिष्ट आर्द्रता बराबर क्या होगा, विशिष्ट आर्द्रता बराबर होता है वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और ना डिवाइडेड बाय वायुमंडल के उसी नमूने का भार, और इस वायुमंडल के उस नमूने का जब भार लेंगे तो उसमें जलवाष्प निहित रहेगी। तो वायुमंडल के किसी नमूने का भार आ गया 1 किलोग्राम भार आ गया, 1 kg वेट, और उसमें उपस्थित जो जलवाष्प है उसका भार आ गया 500 ग्राम, 500। तो क्या करेंगे, 500 ग्राम भार और डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम भार। लेकिन जल्दी सुविधा के लिए क्या करते हैं, प्रति किलोग्राम में दिखाएंगे, तो कर इसको लिख दिया जाएगा 500 ग्राम प्रति किलोग्राम। ये हो जाती है विशिष्ट आर्द्रता। याद रखने वाली बात इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि वायुमंडल की विशिष्ट आर्द्रता को ज्ञात करने में पूरे वायुमंडल जैसा भी है वैसे ही उसको तौल लेते हैं, उसमें जलवाष्प निकाल करके नहीं तौलते हैं। याद करेंगे, वायुमंडल के एकांक द्रव्यमान या एकांक भार में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो होगी वही वायुमंडल की विशिष्ट आर्द्रता होती है। फिर इसके बाद वायुमंडल की हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता ना, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव सापेक्ष आर्द्रता, किसी के सापेक्ष निकाल रहे हैं। आप इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीजें और जानिए। जैसे वायुमंडल का कोई नमूना है, यही हमने वायुमंडल का एक नमूना ले लिया, ये A है, वायुमंडल का एक नमूना है, इसका नाम हमने A लिया। एक निश्चित आयतन वाला वायुमंडल है। अब इसका तापमान मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा मान लीजिए है 17 ग्राम। ये जो भी है वायुमंडल का आयतन हम नहीं डिस्कस करें, वायुमंडल का आयतन चाहे जो भी हो, वायुमंडल का यह नमूना है, इसके आयतन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं इसके द्रव्यमान पर ध्यान दे रहे हैं, इसमें उपस्थित जलवाष्प की बात कर रहे हैं। अगर 15 डिग्री सेल्सियस पर इसमें उपस्थित जलवाष्प मान लीजिए 17 ग्राम है, तो इसी निश्चित फिक्स्ड टेम्परेचर पर इसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता होगी। इसमें उपस्थित जलवाष्प है 17, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, मान लीजिए 20 ग्राम है। अब वायुमंडल के इस नमूने में हम लोग जलवाष्प भेजते जाएंगे तो यह जलवाष्प अदृश्य होती चली जाएगी, इसी में विलीन होती चली जाएगी जलवाष्प। वायुमंडल के इस नमूने में जलवाष्प भेजते जाएंगे तो जलवाष्प क्या होती जाएगी, विलीन होती चली जाएगी। वायुमंडल के इस नमूने में जलवाष्प विलीन होती चली जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी, मान लीजिए हमने इसमें भेजा 2 ग्राम और 22 ग्राम हो गया, इससे विलीन हो गई। 2 ग्राम और भेजा 24 ग्राम, विलीन हो गई। 4 ग्राम और भेजा 28 ग्राम हो गया, विलीन हो गया। 1 ग्राम और भेजा 29 ग्राम हो गई, विलीन हो गई। 1 ग्राम और भेज दिया 30 ग्राम हो गई, विलीन हो गई। लेकिन जब 2 ग्राम हम लोगों ने और भेजा, 32 ग्राम जलवाष्प इसमें हो गया, तो जो 2 ग्राम जलवाष्प पहुंची वह जल की बूंदों में बदल गई। जो 2 ग्राम जलवाष्प थी वो जल की नन्ही बूंदों, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, जल की नन्ही बूंदों में। इसका मतलब कि इस तापमान पर 15 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल के इस नमूने की जलवाष्प धारण करने की जो कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर और वाटर वेपर कितनी है, 30 ग्राम। जलवाष्प धारण करने की क्षमता इसकी 30 ग्राम। तो जब इसमें 30 ग्राम से कम जलवाष्प है तो वायुमंडल का यह नमूना क्या है, असंतृप्त है। और जब इसमें 30 ग्राम जलवाष्प पहुंच गया तो वायुमंडल के इस नमूने को कहेंगे कि यह वायुमंडल का यह नमूना संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, अर्थात इसकी जलवाष्प धारण करने की जितनी क्षमता है उतनी जलवाष्प इसमें प्रेजेंट हो गई, तो वायुमंडल के इस नमूने को कहेंगे कि यह सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया। अब क्या होता है,
जब संतृप्त हो गया 30 ग्राम पर ये संतृप्त हो गया, तो अब जो भी अतिरिक्त जलवाष्प भेजेंगे, 2 ग्राम आपने भेजा, जल की नन्ही नन्ही बूंदों बदल गया। आपने इसमें 35 ग्राम जलवाष्प, टोटल 35 ग्राम भेज दिया, टोटल की बात करें 35 ग्राम भेज दिया जो तो 30 ग्राम इसकी धारण करने की क्षमता है। धारण करने की क्षमता से जो अतिरिक्त 5 ग्राम है वो जल की नन्ही नन्ही बूंदों में या हिम के रॉ में, जैसे नहीं यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो डिपेंड करेगा कैसी कंडीशंस है। प्रेशर पर भी टेम्परेचर का प्रभाव रहता है ना, प्रेशर कैसा है, यह जल की नन्ही बूंदों में अर्थात इसका संघनन हो जाएगा, कह सकते हैं जल की नन्ही बूंदों में या हिम के रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। जल की नन्ही बूंदों में ये कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया कि आपने 40 ग्राम भेजा, तो जो 30 से अतिरिक्त 10 ग्राम है वो जल की नन्ही बूंदों में कन्वर्ट हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि वायुमंडल के किसी नमूने की जलवाष्प धारण करने की जितनी क्षमता है उतनी जलवाष्प उसमें प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो वायुमंडल के उस नमूने को संतृप्त कहेंगे। और उसके संतृप्त होने के बाद जो भी जलवाष्प उसमें अतिरिक्त जलवाष्प चाहे जितना भी आप भेजते जाएंगे वो सब जल की नन्ही नन्ही बूंदों में कन्वर्ट होती चली जाएगी, अर्थात जो भी अतिरिक्त जलवाष्प पहुंचेगी उसका संघनन होगा, जो भी अतिरिक्त जलवाष्प पहुंचेगी उसका संघनन होता चला जाएगा। अब क्या होता है कि अब वायुमंडल के किसी नमूने की जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है, अच्छा वायुमंडल के किसी नमूने को संतृप्त 2 तरह से कर सकते हैं। वायुमंडल के किसी नमूने को संतृप्त आप 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे वायुमंडल का यही नमूना था, इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और इसमें उपस्थित जलवाष्प है 20 ग्राम। संतृप्त होने के लिए चाहिए 30 ग्राम जलवाष्प, तो आप अतिरिक्त जो 10 ग्राम की जरूरत है 10 ग्राम अतिरिक्त जलवाष्प को आपने आपूर्ति कर दिया, 30 ग्राम 30 ग्राम पहुंच गया, तो वायुमंडल के नमूना संतृप्त हो गया ना। तो अगर 20 ग्राम जलवाष्प में प्रेजेंट था, संतृप्त होने के लिए चाहिए 30 ग्राम और 20 ग्राम प्रेजेंट था, तो 10 ग्राम आप अतिरिक्त वाटर वेपर की सप्लाई कर दीजिए, तो 30 ग्राम इसमें हो गया, 30 ग्राम पर ये सैचुरेटेड हो गया। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि वायुमंडल के इस नमूने का तापमान गिरा करके भी आप इसको संतृप्त कर सकते हैं। जैसे वायुमंडल के किसी भी नमूने की जलवाष्प धारण करने की क्षमता तापमान के बढ़ने के साथ केवल बढ़ती नहीं है, वायुमंडल के किसी नमूने की जलवाष्प धारण करने की क्षमता तापमान के बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ती है और तापमान के घटने के साथ तेजी से घटती है। वाटर वेपर को धारण करने की क्षमता, जो कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर और मॉइस्चर, क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ती है और टेम्परेचर घटने के साथ तेजी से घटती है। तो मान लीजिए कि 15 डिग्री सेल्सियस पर इसको संतृप्त होने के लिए 30 ग्राम जलवाष्प की जरूरत है और आप तापमान इसका कम कर दिए, मान लीजिए तापमान गिराकर 13 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो इसको संतृप्त होने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा 25 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल 25 ग्राम हो जा रही है। 10 ग्राम आप इसका तापमान कर दे रहे हैं, जलवाष्प धारण करने की क्षमता इसकी हो जा रही है 22 ग्राम की, अर्थात अगर 10 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है तो 22 ग्राम 22 ग्राम वाटर वेपर पर ही सैचुरेटेड हो जा रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर आप 8 डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं, 8 डिग्री सेल्सियस वायुमंडल के इस नमूने का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से गिराकर आप 8 डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं, तो यह 20 ग्राम पर ही संतृप्त हो जा रही है, अर्थात 20 ग्राम से ज्यादा ये अपने अंदर धारण नहीं कर पाएगी। तो क्या हो गया कि 20 ही ग्राम क्या है वो क्षमता है जो अधिकतम धारण कर सकती है, अर्थात क्या हो गई, ये सैचुरेटेड हो गया, वायुमंडल का नमूना संतृप्त हो गया ना। तो वायुमंडल के किसी नमूने को 2 तरह से संतृप्त कर सकते हैं। एक तो उसका, अब इसमें 20 ग्राम जलवाष्प था, आपने अतिरिक्त कोई जलवाष्प नहीं भेजा, बस उसका तापमान गिरा दिया, 15 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 8 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 8 डिग्री सेल्सियस पर फॉर एग्जांपल वायुमंडल के इस नमूने की जलवाष्प धारण करने की क्षमता 20 ही ग्राम है, उससे ज्यादा नहीं है, तो ये 20 ग्राम पर क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई। और जब आपने देखा कि 15 इसका टेम्परेचर को स्थिर रखना है और तब इसको सैचुरेट करना है, तो 15 डिग्री सेल्सियस पर 15 डिग्री सेल्सियस पर 30 ग्राम वाटर वेपर की जरूरत है, तो आपको एक्स्ट्रा 10 ग्राम वाटर वेपर की सप्लाई इसमें आपूर्ति करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो 2 तरह से वायुमंडल के किसी नमूने को संतृप्त किया जाता है। वायुमंडल के उस नमूने में अतिरिक्त जलवाष्प की आपूर्ति करके, अतिरिक्त जलवाष्प एक्स्ट्रा वाटर वेपर जो रिक्वायर्ड है उसकी सप्लाई करके, और दूसरा तरीका क्या है, वायुमंडल के उस नमूने का तापमान गिरा करके। 2 तरह से कर सकते हैं। अब क्या है, एक शब्द है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प, जैसे वायुमंडल का यही नमूना जो हम लोगों ने लिया था यही है, मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल के इस नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा 20 ग्राम है, 20 ग्राम। 20 और 23 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसे आंकड़े हमने ले लिया ना, 20 ग्राम है।
और इसी टेम्परेचर पर वायुमंडल के इसी नमूने को सैचुरेट करने के लिए आवश्यक वाटर वेपर टोटल वाटर वेपर की कितनी जरूरत है? 30 ग्राम 30 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल के इस नमूने की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वायुमंडल के इस नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और इसी तापमान पर वायुमंडल के इसी नमूने को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की कुल मात्रा, टोटल कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आएगा कितना आ जाएगा? लगभग 66%, 6.66% इसका आ गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी 66.66%। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि वायुमंडल का कोई नमूना है, इसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है 25 ग्राम और वायुमंडल के इस नमूने का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडल के इस नमूने को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की अतिरिक्त मात्रा, एक्स्ट्रा वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दैट सैंपल ना, एक्स्ट्रा वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दैट सैंपल है 25 ग्राम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालिए। तो आपने दो आंकड़े देखा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 100। आपने कहा 100% हो गया। तो ये गलत हो गया ना, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते किसको है, कैसे आपने डिफाइन किया है? होना पड़ेगा किसी निश्चित तापमान पर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का फिक्स होना जरूरी है। किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल के उसी नमूने को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब क्या होता है कि अब ये भिन्न में आएगा, भिन्न में बातें कम समझ में आती है। 1/2 हमारी बात सही है, हमारी 3/4 बात सही है, तो ये बात ना कम क्लियर होती है। तो हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं, इनको 100 से गुणा करके प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रतिशत में बदल देते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता का निरूपण जो करते हैं वो प्रतिशत में करते हैं। तो अब इसमें क्या था कि वायुमंडल का कोई नमूना है जो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है और इस नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है 25 ग्राम और वायुमंडल के इसी नमूने को इसी तापमान पर संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की अतिरिक्त मात्रा 25 ग्राम है। तो वायुमंडल के इस नमूने की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्ञात कीजिए। तो बहुत लोग गलत कर देंगे, लेकिन देखिए सही क्या हो जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर क्या होता है? वायुमंडल के किसी नमूने में किसी निश्चित तापमान पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। तो यह उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है 25 ग्राम। 30 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है 25 ग्राम। और दूसरा कहा जा रहा है कि इस नमूने को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की अतिरिक्त मात्रा भी है 25 ग्राम। तो आवश्यक जलवाष्प की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? 25 + 25 50 हो जाएगा। आवश्यक जलवाष्प की कुल मात्रा 25 + 25 50 हो जाएगा। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो कितना हो गया? 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। तो आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना है ना कि कुल मात्रा कहा जा रहा है कि अतिरिक्त मात्रा कहा जा रहा है। ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऐसे निकालते हैं। दूसरे तरह से क्या कर सकते हैं कि जैसे कहीं लिखा गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल का कोई नमूना जिसका आयतन 1 घन मीटर है, उस पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है 20 ग्राम और इसी तापमान पर वायुमंडल के इसी नमूने जो 1 घन मीटर है ना को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की कुल मात्रा है 40 ग्राम। तो वायुमंडल के इस नमूने की रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? तो 20/40 × 100 बराबर हो गया 50%। तो इसका मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको हम लोग दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं। एक तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग एक तो निकालिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे वायुमंडल के उसी नमूने को उसी तापमान पर संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की कुल मात्रा मल्टीप्लाई बाई 100। दूसरा क्या कर सकते हैं कि वायुमंडल के उस नमूने की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निरपेक्ष आर्द्रता बटे टोटल कैपेसिटी, वायुमंडल के उस नमूने की जलवाष्प धारण करने की कुल क्षमता मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तीसरे तरह का फॉर्मूला है
कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए रियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय 100। वायुमंडल के उस नमूने का वास्तविक वाष्प दाब बटे वायुमंडल के उस नमूने का संतृप्त वाष्प दाब मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से भी आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो वितरण होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है और तापमान घटने के साथ क्या होता है, जल के किसी नमूने की जलवाष्प धारण करने की क्षमता तेजी से घटती है और जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है वो देखिए परिभाषा जो आप लिख रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये क्षमता घटती है, इसलिए कम वाटर वेपर है तब भी क्या हो जाएगा, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान के घटने के कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी तेजी से बढ़ती है। जैसे वायुमंडल का कोई नमूना है और उसके एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा केवल है 8 ग्राम और उसको संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की जो आवश्यकता है वह भी ज्यादा नहीं, वो भी केवल 10 ग्राम है, तो भी आप देखिए कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा ना, 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो वायुमंडल के ऐसा ही कोई एक एकांक आयतन वाला कोई नमूना है जो विषुवत रेखा के पास में है, उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है मान लीजिए 100 ग्राम, लेकिन संतृप्त करने के लिए आवश्यक है 200 ग्राम, तो उस दशा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, 50% हो गई, 50% हो गई। तो 100 ग्राम उसमें जलवाष्प प्रेजेंट है, लेकिन संतृप्त करने के लिए भी आवश्यक जो जलवाष्प है वो कम नहीं, वो भी 200 ग्राम है, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां कम हो जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सामान्यतः निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है, नहीं निरपेक्ष आर्द्रता घटती है जबकि सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। और कहीं पर भूपटल से वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता घटती है, तेजी से घटती है, और सापेक्ष आर्द्रता तेजी से बढ़ती है। ये अंतर है दोनों में। अब वैसे अगर बहुत डिटेल आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 21 जून और 22 से 23 सितंबर 22 से 23 दिसंबर वाली जो स्थिति होती है, कर्क संक्रांति या मकर संक्रांति वाली जो स्थिति होती है, उसमें भूमध्य रेखा से 30 डिग्री तक चलेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती जाती है। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती जाती है, 30 के बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, 30 के बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये आप डिटेल पढ़ेंगे। पर्वतीय ढाल के सारे जैसे ऊपर उठ रहे हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई, वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा मान लीजिए 50 ग्राम है और वायुमंडल के उसी नमूने को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा भी 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम गुणे 50 ग्राम बटे 100 बराबर कितना हो गया, 100% हो गया। अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाए तो क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाए इसका मतलब वायुमंडल का कोई भी नमूना संतृप्त है, तब संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कल एक्सप्लेन करेंगे। ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, वह तापमान जिस पर वायुमंडल का कोई नमूना पूर्णतः संतृप्त हो जाए। पूर्णतः शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, संतृप्त का मतलब कि ड्यू पॉइंट वह तापमान है जिस पर वायुमंडल के किसी नमूने में उतनी जलवाष्प प्रेजेंट हो जाए जितनी कि उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर वायुमंडल का कोई नमूना संतृप्त हो जाता है। तीसरे शब्दों में ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं। और ड्यू पॉइंट जब आ जाता है तब संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आज बस इतना।